हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपने पीली क्रांति के बारे में पढ़ा, नीली क्रांति के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आज रजत क्रांति, इससे क्या पता चलता है कि जो आपके प्रश्न बनते हैं वो क्रांति से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, तो क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर हम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। क्या क्या जुड़ा हुआ है रजत क्रांति से, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, अंडा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। यानी कि अंडे का जो अंडा उत्पादन से संबंधित, जिसमें अंडे का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया गया है, ये रजत क्रांति से संबंधित है। इसकी जो शुरुआत है रजत क्रांति का शुरुआत जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के जो दौरान है वो रजत क्रांति को शुरू किया गया था। ठीक है, और समय की अगर बात करें तो 1985 से 90 के बीच में, है ना, 1985 से 90 के बीच में रजत क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर वहीं पे दूध की बात करें तो ये सफ़ेद क्रांति से संबंधित है। दूध जो है सफ़ेद क्रांति से संबंधित है। यानी अगर यहाँ से आपका ये प्रश्न बनता है कि सफ़ेद क्रांति से जुड़ा हुआ कौन चीज़ है, तो दूध है। ठीक है, ठीक है, सफ़ेद क्रांति से जुड़ा हुआ कौन चीज़ है, तो दूध है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कपास की। बात करें कपास की, तो कपास का जो क्रांति है इसको स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। ये कपास की उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए सफ़ेद क्रांति, दूध उत्पादन के लिए सफ़ेद क्रांति, और अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति। पीली क्रांति बोला जाता है जो तिलहन से संबंधित होता है, तिलहन से, है ना, तिलहन से जो संबंधित होता है उसको पीली क्रांति बोलते हैं, पीली क्रांति। ठीक है, हरी क्रांति बोलते हैं, हरी क्रांति उसको बोलते हैं, हरी क्रांति संबंधित है कृषि क्षेत्र से। ठीक है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है हरी क्रांति, है ना, हरी क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, तो इतने सारे क्रांति आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा तांबा का अयस्क है, अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लगभग 50%, पूरे भारत का 50% जो है उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, और अन्य देश भी है, अन्य राज्य भी है। ठीक है, राजस्थान और झारखंड भी है। कहाँ पे, राजस्थान और झारखंड, राजस्थान और झारखंड में भी तांबा का अयस्क है। झारखंड में भी क्या होता है, तांबा का अयस्क देखने को मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में है। पूरे भारत का 50% सिर्फ मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, रेसिडेक्स जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा, भूमि विकास बैंक के द्वारा, या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। ठीक है, देखिए रेसिडेक्स जो है इसको नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अद्यत किया जाता है। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा रेसिडेक्स जो है वो अद्यत किया जाता है, माने कि इसको जारी किया जाता है। नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसको राष्ट्रीय आवास बैंक बोलते हैं, इसके द्वारा रेसिडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये त्रैमासिक हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है। ये क्या है, ये जो है राष्ट्रीय आवास बैंक जो है NHB, ये त्रैमासिक हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है। ये जो है
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व स्वामित्व वाले स्तरीय आवास वित्त संस्थान एनबीएच जो है वो भारत में आवास वित्त कंपनी की गतिविधि जो होती है उसको नियंत्रण करती है। यानी कि भारत का जो एनएफसी एचएफसी यानी कि हाउस फाइनेंस कंपनी, आवास वित्त कंपनी होती है, उसको नियंत्रण करती है। इसको जुलाई 2007 में शुरुआत की गई थी, लेकिन किसी भी कारणवश इसको 2015 में इस सूचकांक को बंद कर दिया गया था। ठीक है, 2015 में इस सूचकांक को बंद कर दिया गया था और पुनः जो है 2017 में इसको शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, पुनः 2017 में इस सूचकांक को शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, मधेपुरा में, रोहतास में, सहरसा में या फिर गया में? इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मधेपुरा में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिंहेश्वर मंदिर बिहार का जो जिला है एक मधेपुरा वहाँ पे स्थित है। ठीक है, भगवान शिव को सिंहेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान शिव के सम्मान में किया था। कौन किया था? भगवान विष्णु ने भगवान शिव के सम्मान के लिए किया था और हिंदुओं के लिए ये जो है पवित्र माना जाता है। हिंदुओं के लिए जो सिंहेश्वर मंदिर है वो सबसे पवित्र माना जाता है। तो बिहार के मधेपुरा जिले में सिंहेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी? केरल में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? ठीक है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, भारत का जो पहला तालाब है, पहला सौर तालाब है वो भुज यानी कि गुजरात में कच्छ डेयरी में बनाया गया था। ये परियोजना जो है 1987 में, कब? 1987 में मंजूरी दी गई थी। तालाब कार्यक्रम के तहत जो है इसको मंजूरी दी गई थी और 1993 में क्या हुआ था? गुजरात का जो टेरी गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी और GDDC, ठीक है, इसके द्वारा सतत सहयोगात्मक प्रयास के बाद इस कार्यक्रम को पूरा किया गया था। ठीक है, ये जो योजना थी उसको पूरा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कौन सा ज्वालामुखी डोरमंड के प्रकार का है? ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी जो है डोरमंड के प्रकार का है? माउंट एंटना, माउंट विसुवियस, कोटोपैक्सी या फिर माउंट किलिमंजारो? ठीक है, इसमें सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का जो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कि माउंट किलिमंजारो जो है वो डोरमंड के प्रकार का ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है ना, यानी कि UNCTAD, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए UNCTAD का मतलब होता है, इसका पूरा नाम की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। क्या होता है? यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका UNCTAD का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
इसकी मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर जो है आपका जेनेवा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें, फाउंडेड की बात करें तो 30 दिसंबर, है ना, 30 दिसंबर 1964 को इसकी फाउंडेड किया गया था। ठीक है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। ठीक है, जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में की गई थी। और UNCTAD का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हो जाता है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा हो जाता है हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक है, पाइका आंदोलन का नेता जो है वो कौन थे। ठीक है, गोविंद गुरु, रत्न नायक, वीर पांड्या, वाल्थी जगबंधु। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पालथी जगबंधु। ठीक है, पालथी जगबंधु जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। पाइका आंदोलन की बात करें तो देखिए, पाइका आंदोलन 1817 में उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे, ये जो पाइका आंदोलन है ये 1817 में उड़ीसा में हुआ था, है ना, उड़ीसा में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ ये विद्रोह शुरू किया गया था, जिसका नेता कौन थे, वाल्थी, है ना, बख्शी जगबंधु थे। इसके नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा के प्रतीक के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, और इस विद्रोह में क्या हुआ था, इस विद्रोह में कंपनी के जो सेना थे उनके द्वारा बेरहमी से कुचल दिया गया था। कंपनी के सेनाओं द्वारा बेरहमी से कुचल दिया गया था इस विद्रोह को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अंगोला की राजधानी कहाँ है, किंशासा, लुआंडा, मोनरोबिया या लुसाका। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुआंडा। ठीक है, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। उत्तर अंगोला का अटलांटिक तट पर जो है ये स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा शहर और इसके सबसे व्यस्त बंदरगाह में से एक है अंगोला। 1576 ईस्वी में पाउलो डायस डी नोवाइस द्वारा स्थापित और शुरू में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया लुआंडा 1627 ईस्वी में अंगोला के पुर्तगाली उपनिवेश का प्रशासनिक केंद्र बन गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, अंगोला का जो राजधानी वो लुआंडा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है अटलांटिक तट उस पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी। ठीक है, निर्मला सीतारमण, सरोजनी नायडू, सुषमा स्वराज या इंदिरा गांधी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी। ठीक है, पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी। और अगर यहाँ पे सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू को कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इनको एक महान कवित्री भी बोला जाता था, क्योंकि बहुत सारे कविताओं को इन्होंने रचे थे, तो इन्हें महान कवित्री भी बोला जाता था। स्वतंत्रता सेनानी भी इनको, ये बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इनको कोकिला के उपनाम से जाना जाता था। ठीक है, ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, 7 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में या फिर 14 दिन में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 दिन में। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है उनके अनुसार, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, ठीक है, इनके अनुसार एक ग्राम पंचायत अपने व्यवसाय के लेन देन के लिए ग्राम पंचायत के कार्यकाल में 2 महीने में कम से कम एक बार बैठक करती है। और इस तरह की जो तारीख होती है और समय होती है उसको निर्धारण मुखिया करती है। मुखिया करेगा कि कब कौन से काम करना है। मुखिया जब भी उचित समझते हैं, जब भी वे उचित समझते हैं और इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर एक तिथि पर ग्राम पंचायत का निर्वाचन, सदस्य की संख्या के 1/3 के लिखित अनुरोध पर एक विशेष पंचायत का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मौलाना मोहम्मद शफी थे, नारायण प्रसाद थे, अब्दुल वारी सिद्दीकी थे, कृष्ण बल्लभ सहाय थे। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नारायण प्रसाद, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। काउंसलिंग प्रविष्टि का समर्थन करने वाला जो है कांग्रेसियों का एक वर्ग 26 फरवरी 1923, ठीक है, 26 फरवरी 1923 को पटना में मिली और बिहार स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, बिहार स्वराज पार्टी का गठन किया गया था पटना में। छपरा के जो नारायण प्रसाद थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था, अब्दुल बारी को सचिव चुना गया, केवी सहाय और हरनंदन सहाय को सहायक सचिव चुना गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? विक्रम सेठ ने, रस्किन बॉन्ड ने, वी.एस. नायपॉल ने, खुशवंत सिंह ने। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वी.एस. नायपॉल ने इन ए फ्री स्टेट की रचना की थी। ठीक है, इन ए फ्री स्टेट वी.एस. नायपॉल का एक उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है, नोवेल है, जो 1971 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ये एक क्या है? नोवेल है। ठीक है, नोवेल है, एक उपन्यास है जो 1971 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इन्हें इस वर्ष बुकर पुरस्कार भी इनको मिला था। वी.एस. नायपॉल को एक बुकर पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, बुकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? ठीक है, पुणे में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या फिर लखनऊ में? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जिसको बोलते हैं NMNH, ठीक है ना, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है NMNH, ये भारत में कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ये प्रकृति पर केंद्रित है, एक संग्रहालय है ना, संग्रहालय जो एक किस पर? प्रकृति पर, नेचर पर निर्भर है। ठीक है, नेचर पर जो है केंद्रित है। 1972 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। 1972 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था और 1978 ईस्वी में इसे खोला गया था। 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया था, फाउंडर किया गया था और 1978 ईस्वी में इसको खोला गया था। ठीक है, 26 अप्रैल 2016 को संग्रहालय की इमारत और उसके पूरे जो संग्रह है उसमें आग से नष्ट कर दिया गया था। इसमें आग लग गया था जिसकी वजह से वो नष्ट हो गया था 2016 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इसरो के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, यानी इसरो के जो अध्यक्ष है कौन है? तो इसमें श्री एस सोमनाथन है, के शिवान है, किरण कुमार है, सतीश धवन है। कौन है इसरो के अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये श्री एस सोमनाथन जो है ये इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इनके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा है, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन है, न्यायमूर्ति शिवराज बी पाटिल है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ये जो है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो से मैं क्या कर रही हूँ ना कि कुछ ना कुछ इसमें जो करेंट अफेयर से रिलेटेड है उनको भी मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको करेंट अफेयर भी आपको कुछ ना कुछ कवर हो रहा है। तो वीडियो को आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? ठीक है, 1992 में, 1998 में, 1995 में या फिर 1997 में बैंकिंग लोकपाल, ठीक है, बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 1995, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1995 में लागू किया गया था। ठीक है,
1995 में जो है बैंकिंग लोकपाल योजना ये जो है लागू किया गया था। ठीक है, देखिए इसमें बैंकिंग विनिमय अधिनियम, बैंकिंग इसमें क्या होता है कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35A जो है 35A है ना, इसके तहत आरबीआई, इसके तहत क्या करती है आरबीआई, इसके तहत आरबीआई 35A के तहत आरबीआई 1995 से लागू किया गया और यह बैंक कुछ सेवा से संबंधित शिकायत के समाधान के लिए बैंक ग्राहक के एक त्वरित और सस्ता मंच है। ठीक है, ये बैंकिंग लोकपाल योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, लेपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तराखंड, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेपुलेख उत्तराखंड यानी कि भारत के उत्तराखंड और तिब्बत यानी चीन के बीच में है ना, भारत और चीन के बीच में है उत्तराखंड और तिब्बत के बीच जो सीमा पर स्थित है वहाँ पे लेपुलेख दर्रा, यहाँ पे हिमालयी दर्रा है, यहाँ पे स्थित है। दर्रा का दक्षिणी भाग जो है भारत द्वारा नियंत्रित है और नेपाल द्वारा इस पर दावा किया जाता है कि यह जो है तिब्बत में तलका है ना, तकलाकोट यानी पुरंग के चीन व्यापारिक शहर के साथ ये जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज है ना, तैलप द्वितीय या राजेंद्र द्वितीय या राजेंद्र प्रथम। ठीक है, किसने किया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण? तो इसका सही आंसर जो है आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राजराज, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु के तंजावुर में जो है ये बृहदेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जिसको 1010 ईस्वी में राजराज चोल के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, मंदिर के देवता भगवान शिव हैं जो नृत्य के मुद्रा में हैं। भगवान जो है मंदिर के, ठीक है, वो कौन है? शिव है। भगवान जो है मंदिर के वो शिव है। ये जो है नृत्य के मुद्रा में है, नृत्य के मुद्रा में है और नृत्य के मुद्रा में है और इनको नृत्य के मुद्रा में है इसलिए इनको नटराज कहा जाता है। ठीक है, मंदिर को राजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरम और पेरिया कोविल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, यानी कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स है ना, वैश्विक शांति पीस इंडेक्स जो होता है ना, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है वो कैमा है और सबसे पहला स्थान किसका है? फर्स्ट प्लेस किनका है? तो आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड का जो है, आइसलैंड इनका जो है प्रथम स्थान है विश्व शांति में। ठीक है, विश्व शांति में जो है आइसलैंड का प्रथम स्थान है। और भारत की अगर बात करें तो भारत का 126वां स्थान है, भारत का जो है 126वां स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? टॉलेमी ने, स्ट्रैबो में, प्लिनी ने, मेगास्थनीज ने। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री की जो रचना है वो किसने की? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लिनी ने, है ना, प्लिनी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द नेचुरल हिस्ट्री है ना, प्लिनी द एल्डर एक रोमन लेखक है और नौसेना कमांडर की संपूर्ण प्राकृतिक दुनिया के बारे में लिखी है ये किताब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बाबू कुंवर वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, इनका संबंध जो है बिहार के किस स्थान से है? पटना से है, गया से है, जगदीशपुर से या सासाराम से है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर से है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, है ना, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? कौन सा बंदरगाह जो है पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? कोपेनहेगन या त्रिपोली
या अदन या विशाखापट्टनम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है अदन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जहाज माल की आपूर्ति, मरम्मत, ट्रांसशिपमेंट के लिए इसको साधारण ढंग से इसको रुकते हैं। यात्री जहाज पोर्ट ऑफ कॉल पर कार्गो की डिस्चार्ज या लोड करने, यात्री को उतारने या चढ़ाने के लिए रुकता है। अदन का जो बंदरगाह है, पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के साथ अनूठा पोर्ट ऑफ कॉल है, इसलिए इसको पोर्ट ऑफ कॉल बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भोजपुरी उपन्यास क्या है? भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के दाह पुस्तक के रचना किसने की? जौहर सफियाबादी ने, रमेश चंद्र झा ने, विवेकी रॉय ने या विंदा सिंह ने। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है जौहर सफियाबादी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी के दाह जो है, पूर्वी के दाह उपन्यास जौहर सफियाबादी, इसके द्वारा लिखी गई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित होने वाला पहला भोजपुरी उपन्यास था। ठीक है, प्रमुख हिंदी आलोचक और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति नामवर सिंह ने 2010 में छपड़ा में लॉन्च किया था। इसको 2010 में छपड़ा में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और ये इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं? ठीक है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ना, 38 सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, आप हम लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? बिहार विधानसभा में, है ना, बिहार विधानसभा में कितने कुल सदस्य होते हैं? सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्यों की संख्या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुल सदस्य कितने होते हैं, पूरे सदस्य की संख्या आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा पसंद आया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, आंसर इस प्रश्न का जो आपका लास्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लेती हूँ विदा। थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।